जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे महासागर एवं महासागरीय जलधारा। चलिए समझते चलिएगा। दरअसल ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने के लिए एक 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है। ये आपका 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है और इस 0 डिग्री का अक्षांश रेखा को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए देखिएगा, जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है दरअसल इसे ही क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा या इसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री का अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। रियलिटी में देखा जाए तो पृथ्वी के टोटल अगर भाग का देखा जाए तो ज्यादातर भाग पे आपको जल का विस्तार देखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि लिख सकते हैं कि पृथ्वी का कितना परसेंट भाग पे, तो पृथ्वी का अगर देखा जाए यहाँ पे तो जल मंडल है, यहाँ लिख दे हैं जल मंडल। महासागर आप किस में पढ़ पाएंगे? जल मंडल के बारे में पढ़ पाएंगे। तो जब जल मंडल का हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो पूरे पृथ्वी का यानी लगभग कितना परसेंट भाग, तो पूरे पृथ्वी का 71% भाग पर जल का विस्तार है, महासागरों का विस्तार है। और जब जल का विस्तार अगर हम बता रहे हैं 71%, तो इसकी एक और विशेषता है कि पूरे पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो जल से ढका है। यानी पृथ्वी पर क्या है? जल है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग पे आपको जलीय भाग का विस्तार है। फिर देखेंगे जब जल मंडल का हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का क्षेत्र ज्यादा है और जलीय भाग का क्षेत्र कम है उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये पूरा पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का ना 71% भाग पे जल है, शेष बचा कितना? 29%। इसका मतलब है कि 29% भाग जो है वो पृथ्वी पर क्या है? अस्थल है। और इस पूरे भाग को दो भागों में बांट दिया गया है, पूरे पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कहा जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस उत्तरी गोलार्ध का कहा जाता है कि 60% भाग उत्तरी गोलार्ध में जल का विस्तार है। 60% जल का विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, मैथ आप लोग बनाते होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में 60% यदि जल है तो स्थल कितना होगा? तो उत्तरी गोलार्ध अपने आप में 100 है ना, तो 60% जल, तो स्थल कितना है? आप कह सकते हैं कि स्थलीय भागा 40% है। कितना परसेंट है? 40% है। ठीक उसी प्रकार आपका दक्षिण गोलार्ध में भी हो जाएगा, पृथ्वी के नीचे का हिस्सा में। तो जब दक्षिण गोलार्ध की चर्चा करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में आपका जल मंडल का विस्तार ज्यादा है। लगभग इस पूरे पृथ्वी का, यानी केवल हम दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध अगर अपने आप में 100 है तो इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग पर जल का विस्तार है, शेष 20% भाग पर स्थल का विस्तार है। अब आप खुद ही देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में जल का विस्तार ज्यादा है, तो जल का विस्तार देखिए 80% है। तो जल का विस्तार ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि स्थलीय भाग का ज्यादा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में। स्थलीय भाग का ज्यादा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है और पृथ्वी के दक्षिणी भाग में महासागरीय क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। अब आगे आपको जानना है कि जिस पृथ्वी का हम चर्चा कर रहे हैं उसके तो 71% भाग पे क्या है? जल है। अभी हमने बताया 71% भाग पे जल है। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है दरअसल वे सभी जल
स्वच्छ जल नहीं है, पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला ज्यादातर जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र का पानी आप लोग को मालूम होगा खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, पीने से बीमार पड़ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% भाग, 97.5% भाग जो है वो खारा है। यानी 97.5% जो जल है पृथ्वी पर, दरअसल वो जल कैसा है, खारा जल है। और दूसरी विशेषता है कि पूरे पृथ्वी का लगभग 2.5% जल जो है, यही जो जल है वो स्वच्छ है। अब स्वच्छ मतलब समझ रहे हैं ना। अब मीठा जल कहिए या पीने योग्य कहिए, स्वच्छ कहिए या मीठा जल या पीने योग्य, यानी पूरे जल का मात्र पीने योग्य जल 2.5% जल ही क्या है, पीने योग्य है। दरअसल यह जल भी आपको ग्लेशियर के रूप में मिलेगा। ग्लेशियर बोले तो पहाड़। अब जो ग्लेशियर का मतलब पहाड़ नहीं होता है, दरअसल पहाड़ के ऊपरी भागों पर जो पहाड़ का शिखर होता है, जैसे हिमालय का चोटी वगैरह है, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों पर ग्लेशियर पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, संपूर्ण पृथ्वी का जब बात किया जाता है तो कहा जाता है कि जो महासागरीय जल होता है उसका दो गुण होता है। महासागरीय महासागरीय जल, महासागरीय जल का कितना गुण है, दो गुण होता है, सॉरी जून लिखा गया। महासागरीय जल का दो गुण होता है। अब सर, जब महासागरीय जल का दो गुण हमने कहा, तो एक गुण आपका लवणता और दूसरा गुण तापमान, यानी दो प्रमुख गुण कौन कौन सा है, एक तो आपका है तापमान, और दूसरा गुण है लवणता। अब तापमान और लवणता का मतलब क्या हो गया, तो सीधा आप समझिए ना, तापमान टेम्परेचर, महासागरीय जल का पानी का टेम्परेचर कितना होता है, ताप कितना होता है, वो अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 5 डिग्री से करीबन 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 5 से लेकर के 33 तक, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक महासागरीय जल का तापमान आपको मिलेगा। लेकिन लवणता की बात की जाए, खारेपन की बात की जाए, तो लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। अब प्रति हजार में व्यक्त करने का मतलब यह है कि लवणता को प्रति हजार में, अमूमन मैथ बनाते हैं तो प्रतिशत 100 से करते हैं ना कंपेरिजन, लेकिन महासागरीय जल की लवणता को 1000 से करते हैं, लवणता को 1000 से करते हैं कंपेरिजन। और जब 1000 से करते हैं तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र का अगर देखा जाए लवणता के बारे में, तो विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील तुर्की का वान झील है। आपने पढ़ा भी होगा, महाद्वीप में पढ़ाए है ना, कि विश्व का सबसे लवणीय झील वान झील तुर्की में है। वही तुर्की राजधानी, जिसकी राजधानी अंकारा, और तुर्की का मुद्रा लीरा, तुर्की का प्रतीक चिन्ह, चुप नहीं आ रहा है मैया, तो फिर चलिए यहाँ देखिए, तो जो लवणता है, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। अब विश्व का सबसे लवणीय झील वान झील, यहाँ लिख दें, वान झील जो है वो कहाँ है, तो सर वान झील तुर्की में है। वान झील कहाँ है, तुर्की में है। तुर्की के बारे में एक्स्ट्रा सवाल हमने आपको क्या क्या बताया, कि तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की का मुद्रा लीरा, तुर्की का प्रतीक चिन्ह, तुर्की और रूस दो ऐसा देश, तुर्की और रूस दो ऐसा देश है जिसका कुछ भाग आपको एशिया में भी मिलेगा और कुछ भाग यूरोप में, दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है, एशिया में भी यूरोप। एशिया यूरोप को सामूहिक रूप से क्या बताया था, यूरेशिया, उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो वान झील का तुर्की में है, और यह विश्व का सबसे लवणीय झील है। यहाँ लिख सकते हैं कि वान झील जो है वह विश्व का सबसे लवणीय झील है, लवणीय झील है। सर, जब विश्व का सबसे लवणीय झील है तो वान झील की लवणता जो है वो 330% है। वान झील की लवणता कितना है, तो वान झील की लवणता 330% है। अब कहिएगा सर प्रतिशत तो 100 से होता है, आप 100 से पार कर दिए, 3 से पहुंचा दिए 330। तो हम पहले बता दिए हैं महासागरीय जल का लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, उस हिसाब से दुनिया का सबसे लवणीय झील वान झील है। और वान झील विश्व का सबसे लवणीय झील है,
तुर्की में है, इसकी लवणता 303% है, सॉरी 330% है। दुनिया का दूसरा सबसे अगर लवणीय झील की बात की जाए तो वो होता है डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर, और मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर है। अरे दुनिया का सबसे लवणीय झील क्या है? मृत सागर। मृत सागर को ही क्या बोलते हैं? डेड सी बोलते हैं। ऐसे देखिए आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको डेड सी, क्या मृत सागर। तो दुनिया का सबसे लवणीय झील कौन सा है? मृत सागर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया का सबसे लवणीय झील है, यही मृत सागर है। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों प्राणी या पानी में एकदम है, नहीं लग रहा दोनों? देखिए, देखिए मैया के देखिए किताब पेपर पढ़ रही है, इधर देखिए हर हर महादेव समझ रहे, जाप करने में लगा है। ये मैया देखिए पेपर पढ़ रही है। कहने का मतलब दुनिया का एक ऐसा झील है, नाम भले ही सागर है मृत सागर, लेकिन रियली में है क्या? झील है। सर मृत सागर दुनिया का सबसे, इसके बारे में कहा जाता है गहराई में स्थित, सबसे समुद्र तल से सबसे गहराई में स्थित झील है। समुद्र तल से सबसे गहराई में स्थित झील मृत सागर। और मृत सागर में कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है, कोई भी जलीय जीव नहीं है। इसमें मेढक और कछुआ आपको नहीं मिलेगा, मछलियों की प्रजातियां नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाई जाती है। पानी स्वच्छ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल स्वच्छ होगा, लेकिन खारापन बहुत ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, गहराई बहुत ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, जिसके कारण एक ऐसा ये मृत मृत सागर है, एक ऐसा अनोखा सागर है जहां लोग डूबते नहीं है। आपको तैरना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है। देख रहे हैं ये लोग, लोग तैर रहा है, देखिए पेपर पढ़ रहा है सब। तो दुनिया का सबसे लवणीय झील, दुनिया का सबसे है ऐसे ऐसे। चलिए यहाँ देखिए, इधर देखिए बाले बच्चे हैं सब, आगे यहाँ देखिए गौर कीजिएगा। सब सबसे लवणीय झील कौन सा? वान झील। और दूसरा लवणीय झील मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर। यहाँ लिख दे क्या? सेकेंड लवणीय झील, विश्व का सेकेंड लवणीय, सेकेंड लवणीय झील। द सेकेंड लवणीय झील क्या है? मृत सागर। मृत सागर। अब मृत सागर कहाँ स्थित है? अभी हम बताए जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर। एक ऐसा मृत सागर एक ऐसा झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ लोग डूबते नहीं है, यहाँ लोग डूबते नहीं है। तैरना नहीं आता फिर भी टेंशन है, आराम से। आगे देखिए, जब महासागरों के जब जब जल मंडल के विषय में चर्चा होता है तो आगे आपको जानना है, क्या जानना है वो समझिएगा ध्यान से। पूरे पृथ्वी का अगर जलीय मंडल का अगर चर्चा किया जाए, पूरे पृथ्वी का अगर जलीय मंडल का अगर चर्चा किया जाए, तो महासागरों में एक दरअसल समुद्री जीव पाया जाता है जिसे कहा जाता है परवाल। परवाल जो है समुद्री जीव पाया जाता है, और परवाल के द्वारा द्वीपों का निर्माण हो जाता है। दरअसल ये परवाल है क्या? तो ये आप मान लीजिए कि महासागरों का सतह है, इसके ऊपर महासागर है, जल है, ठीक है। तो महासागरों के सतह से एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के तरह ही पाया जाता है, इस तरह से एक जीव पाया जाता है। दरअसल इसी जीव को कहा जाता है परवाल, इसी जीव को क्या कहा जाता है? परवाल। और ये परवाल एक जीव मरते हैं, दूसरा जीव उसी के ऊपर, और ऐसे एक नहीं ऐसे ऐसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं ढेर सारा, और इस तरह से रहते हैं। और एक जीव मर गया, दूसरा जीव उसी के ऊपर। अपने घोंघा को तो देखा होगा ना, तो घोंघा में क्या होता है? घोंघा तो मर गया, लेकिन उसका खोल जो है वो काफी सख्त होता है, कठोर होता है। उसी तरह से समुद्री जीव पाया जाता है परवाल, और परवाल जो है वो मर गया, फिर नया जीव उत्पन्न हुआ, फिर मर गया। ये क्रम निरंतर चलते रहने से महासागरों का जो लेवल होता है उसके ऊपर चला आता है। और जब महासागरीय क्षेत्र से ऊपर चला आता है तो इसी का नाम पड़ता है द्वीप। क्या बन गया? द्वीप। महासागरीय जल का देखिए यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक ऊपर उठ गया है, तो ये बन गया द्वीप। और परवाल से बनने वाले द्वीप को परवाल भीति द्वीप, परवाल से बनने वाले द्वीप को आप क्या कहोगे? परवाल भीति द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा परवाल भीति द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, ठीक है, कि विश्व का सबसे
बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में। तो यहाँ लिखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप अभी आपको बताए हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर है, खाली ईस्ट लिख दिए, समझ जाइएगा। इसे क्या हो गया है? ईस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर है। और ये किस महासागर में है? तो सर आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर में है। कौन सा महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है। प्रवाल दरअसल समुद्री जीव होता है। इसके बाद देखेंगे दुनिया का सबसे गहरा गर्त, वो तो आपको हम महासागर में पढ़ाए हैं ना। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा, विश्व का गहरा गर्त। अब गर्त को खाई भी कहा जाता है, ट्रेंच भी कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। फिलीपींस है ना, फिलीपींस, और फिलीपींस के पास में एक छोटा सा द्वीप है गुआम द्वीप। फिलीपींस के पास में एक छोटा सा द्वीप है गुआम द्वीप। उसी गुआम द्वीप के निकट मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यहाँ लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त का नाम चैलेंजर गर्त भी है। मेरियाना गर्त को क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। और मेरियाना गर्त को चैलेंजर, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझिए ध्यान से। ये तो महासागरों की कुछ विशेषता हो गया। अब आपको जानना है महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। तो जो महासागरीय जलधारा है वो है क्या? यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिखते हैं महासागरीय जलधारा, महासागरीय, महासागरीय जलधाराएं, जलधारा। अब ये महासागरीय जलधारा क्या है समझिए ध्यान से। अब हम जिस महासागरीय जलधारा का चर्चा कर रहे हैं दरअसल ये है क्या? महासागरों में पानी का कमी थोड़ी रहता है, अथाह पानी है। महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही महासागरीय जलधारा कहलाता है। महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? महासागरीय जलधारा कहलाता है। अब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने का मतलब क्या है? महासागरीय जल की कुछ विशेषता भी है, अब समझिए ध्यान से। अभी हमने कहा कि एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह, जल का प्रवाह, महासागरीय जल का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? महासागरीय जलधारा कहलाता है। अब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है उसी को जलधारा बोलते हैं। अब जलधारा की दो कंडीशन, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। कौन सा जलधारा ठंडी जलधारा है और कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? दोनों आता है। तो यहाँ बताते हैं कि महासागरीय जलधारा जो है वो दो प्रकार का होता है। दरअसल वो पहचानेंगे कैसे कि कौन ठंडी है कौन गर्म है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, दरअसल ये क्या है? पृथ्वी बोल हो रहा है जी, ये अपना क्या है? पृथ्वी है। अब ये जो अपना पृथ्वी है, तब बीच से गुजरता है कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। 0 डिग्री का टेढ़ा हो गया, तो दुनिया टेढ़ा है, तब क्या करें, जमाना सीधा क्या है। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। विशेषता अब सीधा हो गया है, महसूस करो कि सीधा है। आगे यहाँ देखिएगा, हमने कहा महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। अब सवाल समझिएगा ध्यान से। दरअसल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने का मतलब ये है कि ये आपका नॉर्थ हो गया,
पृथ्वी का उत्तर ध्रुव, यहाँ पे है ना ध्रुव, और ये आपका साउथ हो गया, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल बोले तो उत्तर ध्रुव, साउथ पोल बोले तो, सुने होंगे आप लोग कि पृथ्वी के उत्तर ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, अमेरिका का था रॉबर्ट पियरी। और उसी की मेहरारू, मेहरारू मतलब समझते हैं ना, उसी की दुल्हन पत्नी अर्धांगिनी। तो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला जो पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी की ही पत्नी है जो रेडियम का खोज की थी। और रेडियम का आविष्कार किसने? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, वो भी कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका में जानवे करते हैं सब लोग दूध के धुले हुए रहते हैं। अमेरिका में सब लोग दूध के धुले हुए रहते हैं। कहीं कैसे? अमेरिका में मान लीजिए कि 2-3 मतलब शादी विवाह हो गया, 5-6 साल हो गया, उनका बच्चा हो गया। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उससे पूछिए आपका पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम बता देगा, पापा का नाम वो सोचेगा कि क्या बतावे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि 5 साल कभी उसके साथ तक कभी उसके साथ, वहां विवाह करने के लिए लोग स्वतंत्र है। अपना बिहार में समझ रहे हैं बात, गलती से कोई अपना मर्जी से ब्याह कर ले उसके बाद देखिए कितना ट्रोल होता है जो। बाकी तो समझ ही रहे हैं, ध्यान देखिएगा। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विशेषता की बात यह है कि अब सूरज का प्रकाश पड़ेगा पूरब से, इधर ही ना है सूरज, सूरज किसी का नाम भी हो सकता है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये आपका सूरज है, तो ये सूरज का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पे। अब आप बताइए कि प्रकाश जब पड़ेगा तो पृथ्वी गर्म होगा या नहीं? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा ना, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा सर, तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा किस भाग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन है कर्क रेखा, और यहाँ पे एक लाइन है मकर रेखा। यहाँ पे है ना कर्क रेखा, और इसके नीचे यहाँ पे क्या है? मकर रेखा है। यहाँ लिख सकते हैं कर्क, नीचे क्या है? मकर रेखा है। एक और आता है उत्तर ध्रुवीय वृत्त रेखा, अरे एक नीचे होता है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त रेखा। इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉर्थ पोल वृत्त रेखा, शॉर्ट में नॉर्थ पोल वृत्त रेखा। नॉर्थ पोल मतलब उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव के निकट है, इसलिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त रेखा। और इसको बोलेंगे साउथ पोल, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त रेखा। आगे आपको क्या जानना है, ये लाइन जो है कितना डिग्री का है, डिग्री भी आपको यहाँ पे लिख देते हैं। दरअसल ये तो विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री का होता है। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, और विषुवत से जितना दूर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, उतना ही दूर नीचे आइएगा तो मकर रेखा। अब मकर रेखा कितना, तब मकर रेखा आप यहाँ पे कह सकते हैं, गौर कीजिएगा, तब मकर रेखा 23.1/2 डिग्री। अब ये क्या है? साउथ में है। ऊपर चलेंगे तो 66.1/2 डिग्री आपका हो जाएगा नॉर्थ। नीचे 66.1/2 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है पृथ्वी के किस क्षेत्र में गर्म जलधारा का प्रवाह होता है और किस क्षेत्र में ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है? आप खुद ही कल्पना कीजिए, सूरज का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर पड़ेगा तो जो बीच वाला एरिया है, दरअसल यहाँ पे सीधा प्रकाश पड़ेगा, सीधा। अब देखिए ना यहाँ पे सीधा प्रकाश आएगा, और यहाँ पे जाएगा तिरछा, यहाँ पे जाएगा तिरछा। तो आपको नहीं लग रहा है कि सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी ध्रुवों पर बढ़ जाता है? अरे इसको फीता से माप लो यार, आई इसको भी माप लो। तो यहाँ नजदीक है और यहाँ नजदीक है, आदमी लाइट के सामने रहेगा तब मंगरैला आदमी भी, समझ रहे बात, पूरा स्क्रीन टच HD नजर आवेगा, नहीं आवेगा? तो वही बात है, तो सूरज और पृथ्वी का बीच का दूरी कम है, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा पड़ेगा, सूर्य का तीव्र रोशनी पड़ेगा। लेकिन ध्रुव से सूरज का दूरी बढ़ जाता है, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी इतना तो स्पष्ट है ना कि विषुवत रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा होगा। अब विषुवत से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, चाहे उत्तर ध्रुव की ओर जाइए या तो फिर दक्षिण ध्रुव की ओर जाइए, दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्लोल नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ से आप ऊपर चलेंगे, ठीक है, ऊपर चलेंगे, तो सर जब यहाँ से आप ऊपर चलते हैं
तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विषुवत से ऊपर की ओर जा रहे हैं ध्रुव की ओर, तो महासागरीय जल का तापमान क्या होगा? घटेगा, माइनस लिख दें। अगर विषुवत से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तब विषुवत से नीचे आने पर, हाँ मैया बढ़ेगा का तो ये लोग के लेवले अलग है। अब हम क्या बोले? अरे विषुवत से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तब फिर तो विषुवत से ध्रुव की ओर ही जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, भैया लोग, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, तो सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तब तापमान क्या होगा? बुझा रहा है? तो फिर कैसे बोल देती है सब? यहाँ देखिए, तो यहाँ तापमान घटेगा लिख दें हैं। पूछा जाए कि जैसे जैसे व्यक्ति विषुवत से ध्रुव की ओर जाता है, चाहे उत्तर ध्रुव की ओर हो या तो फिर दक्षिण ध्रुव की ओर, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। अब पता चला कि कोई आदमी है, ठीक है, अब वो आदमी जो है वो जा रहा, ध्रुव से आ रहा है विषुवत रेखा की ओर। ध्रुव से किधर की ओर? यहीं पे बता दें, इधर से। चलिए, ध्रुव से आ रहा है किधर की ओर? विषुवत की ओर। अब ध्रुव से विषुवत की ओर आने पर तापमान, तापमान बढ़ेगा, इसको प्लस कर दें, मतलब ताप बढ़ जाएगा। जब ध्रुव से विषुवत की ओर आएगा, तो सूरज से देख रहे हैं निकट ना हो जाएगा, तो तापमान क्या होगा? तो ध्रुव से विषुवत की ओर आने पर तापमान बढ़ता है, तो नीचे से, फिर बोलो मैया घटेगा, जब मार के थूर देंगे। कहाँ गए डंटा जी? अबरी बोलेगी जहां, अबरी उल्टा उल्टा जहां पीटेंगे अबरी, ठीक। ध्रुव से विषुवत की ओर आने पर, ध्रुव ध्रुव से विषुवत की ओर आने पर तापमान बढ़ेगा। तो ये भी तो ध्रुवे न है, तो ये भी ध्रुव से विषुवत की ओर आएंगे तो तापमान, तापमान क्या होगा? तापमान यहाँ लिख देते हैं, बढ़ेगा। प्लस कर दिए, इतना समझ जाइएगा, इतना मैं समझ जाइएगा, आप लोग तो समझदार है, ये तभी तो बोलते हैं उल्टा। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, आगे आपको क्या जानना है? इतना तो कंफर्म हो गया ना कि जब पानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, तो जाने वाला पानी कैसा? गर्म, गर्म जलधारा। और जब चाहे तो उत्तर ध्रुव की ओर जाइए और चाहे तो दक्षिण ध्रुव की ओर आइए, तो विषुवत से या तो उत्तर ध्रुव की ओर जाइए, विषुवत से या तो उत्तर ध्रुव की ओर जाइए या तो दक्षिण ध्रुव की ओर आइए, पानी का तापमान धीरे धीरे घटेगा। पानी का तापमान धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। लेकिन सर अगर आप ध्रुव से आएंगे, ध्रुव से आएंगे विषुवत की ओर, चाहे तो उत्तर ध्रुव से आइए चाहे तो दक्षिण, तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अरे तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब तो कंफर्म हो गया ना कि पानी अगर जब ध्रुवों से, ये बहुत काम देगा। हम जब महासागरीय जलधारा का नाम बताएंगे, डायरेक्शन देगा ना फिगर में, तो आप समझ जाइए कि कौन गर्म है कौन ठंडा है, हमको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब पानी ध्रुव से विषुवत की ओर आता है, तो पानी का तापमान बढ़ता है, यानी आने वाली जलधारा ठंडी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म। और जब ध्रुव से जाएगा, जब ध्रुव से जाएगा, तो गर्म पानी जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। ध्रुव की ओर जाने पर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब इसी पर सवाल आता है, क्या आता है सवाल? गौर कीजिएगा कि निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री, अब 0 1 2 3 ध्रुव पर जाएंगे कितना डिग्री? पता नहीं है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ हो गया। अब सवाल है कि मान लिया जाए कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, आप 0 डिग्री पर खड़ा है और आपकी वाली पता चला कि 23.5 डिग्री पर है। समझ रहे हैं बात? आप 0 डिग्री पर है, अब आपकी वाली, महसूस करो, फील करो, आप 0 डिग्री पर है और आपकी वाली 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस बात को समझिएगा। अब अगर कर्क रेखा पर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पर है, अब बताइए कि गर्मी ज्यादा कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। आपकी वाली जा रही है रूट करके उधर ध्रुव की ओर है, और उठने के पीछे वजह होता है, ऐसे थोड़े आदमी को रूठता है। अब कोई किसी को नया मिल गया तो फिर आपको थोड़े समझ रहे हैं बात? चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, ई कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है वो, आपकी वाली कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो बताइए उसका
महासागरीय जल का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा ना, तापमान घटेगा उधर जाने पर। और आप हैं कि विषुवत रेखा है ना, तो आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लड़का लोग की आदत होता है, समझ रहे बात, सुधर जाओ, वक्त है। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। इसी आप लोग को पहले भी सुनाए हैं ना एक ठो लाइन, ना सुनाए हैं? सुनने का मन है का? वो समझ रहे हैं बात को, लेकिन सुनाएंगे नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। का चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। ये कर्क रेखा से वो जा रही है ध्रुव की ओर, और आप विषुवत रेखा से उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर डिग्री बढ़ता चला जा रहा है ना। तक सवाल है कि कोई व्यक्ति निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब फिर वहां से आए अगर लौटेगा कहाँ, ध्रुव की ओर, तो अब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, अरे 90 फिर घटते जाएगा ना। तो जब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएगा तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान घटता है, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने पर कोई डाउट है? इसी पर सवाल बताइए। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। कोई व्यक्ति है जो कर्क रेखा पर है, कौन सा रेखा पर है? और नीचे वाला क्या है? मकर रेखा पर है। कोई व्यक्ति कर्क रेखा से जब मकर रेखा की तरफ आता है तो पानी का टेम्परेचर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप बताइए भैया लोग, खड़े होइए आप। हाँ, खड़ा होइए। कोई मान लिया जाए कि आप कर्क रेखा पर हो, ठीक है। और जब आप कर्क रेखा पर हो, अब आपको आना कहाँ है? मकर रेखा पर। तो कर्क रेखा पर है, आना है मकर रेखा पर, तब पानी में क्या क्या बदलाव होगा? हाँ? तापमान बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बैठिए, हम बता रहे हैं, खाली झमकौला से हुई। चलिए आप देखिए, अब पहले लाइन देखो, इसका आंसर डबल ना होगा भैया। अब अभी हम क्या कहे, कर्क रेखा है, कर्क रेखा से जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, ठीक है, अभी तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कर्क से विषुवत पर आने पर तापमान बढ़ रहा है। अब विषुवत से नीचे कूद जाइएगा तब, तो शुरुआत में बढ़ेगा, अब बाद में बुझा रहा है। तो यहाँ देखिए, कर्क से जब आप मकर रेखा पर आते हैं तो शुरुआत में तापमान, जब कर्क से विषुवत के करीब आते हैं तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन जैसे विषुवत से मकर की ओर जा रहे हैं तापमान, तो इसका डबल आंसर होगा। हमने क्या पूछा कि कोई व्यक्ति कर्क रेखा पर है, अब मकर रेखा पर उसको जाना है मिलने के लिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप हैं, समझ रहे बात? आपकी वाली देख रहे हैं, ये बड़का बड़का बाल है तो समझ जाइए। हैं? अब यहाँ से आप आ रहे हैं मिलने के लिए, अब यहाँ से जब मिलने सतर्किए से जाना वाला का जुग जमाना बहुत डैमेज है। यहाँ देखिए, तो जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आते हैं तो परिणाम तो यही देखने को मिलता है कि शुरुआत में पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और बाद में क्या होता है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, खड़ा होइए आप। हाँ, खड़ा होइए, गलती बोलेगे जहाँ मार के थूर देंगे। आप बताइए कि आप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर हैं, ठीक है, और आपकी वाली कर्क रेखा पर है। आप उत्तरी ध्रुव पर हैं, आपकी वाली कर्क रेखा पर है। अब बताइए कि आप ध्रुव से कर्क की ओर आएंगे तब पानी के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है? बढ़ेगा, बढ़ेगा, कंफर्म है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और आप उत्तरी ध्रुव पर हैं, आपकी वाली मकर रेखा पर है, हम मिलने जा रहे हैं, तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? तो आंसर क्या होगा बताइए? तो जब ध्रुव से आएंगे कहाँ, मकर रेखा पर, तो शुरुआत में तापमान, और उसके बाद अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, आगे का लाइन समझिएगा। अब आगे आपको जानना है कि जिस महासागरीय जल के बारे में आप लोग पढ़ लिए, अब यहाँ लिख सकते हैं कि महासागरीय जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो महासागरीय जल
दो प्रकार के। तापक्रम के अनुसार कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक गर्म जलधारा, दूसरा, क्या बात है जी, बड़ा खुश लग रहे हैं, लॉटरी लगा है का? मेला लगल है ये है राजगीर में, दिक्कत का है? चल यहाँ देखिएगा, महासागरीय जल में, महासागरीय जल जो है वो दो प्रकार के होते हैं तापमान के आधार पर। तो जो दो प्रकार के होते हैं दरअसल, एक होता है गर्म जलधारा, गर्म धारा, और जलधारा लिखना जरूरी है, जलधारा तो पढ़िए रहे। महासागरीय तो एक होता है गर्म धारा, दूसरा क्या होता है? ठंडी धारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब आपसे पूछेगा कि गर्म जलधारा क्या है, तो आप क्या बताइएगा? सीधा कहिएगा ना, पृथ्वी के विषुवत रेखा से जब पानी या तो उत्तर ध्रुव की ओर जाता है या तो दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, तो विषुवत से ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाला पानी गर्म होता है। कैसा होता है? का तो ठंडा होता है। ये जा रहा है तो गर्मे न है, ध्रुव पर जाने के बाद में ठंडा होगा। जा रहा है तो गर्मे न है। अब यहाँ देखिए, गर्म जलधारा यहाँ लिख दे, गर्म जलधारा कि यह विषुवत रेखा से, यह विषुवत से, विश्व लिखा गया जी, यह विषुवत, यह विषुवत से ध्रुव की ओर, गड़बड़ा जाता है यार, यह लिखते गौर कीजिएगा, विश्व, विश्व से किधर की ओर? चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, विषुवत, विषुवत, अब सही लिखा है। चलिए तो अंग्रेजी में लिखेंगे इक्वेटर लाइन। तो यहाँ देखिए यहाँ पे विषुवत से जाएगा किधर की ओर? ध्रुव की ओर। अब आप बताइए कि विषुवत से ध्रुव की ओर, विषुवत से ध्रुव की ओर जाने वाला पानी कैसा? विषुवत से ध्रुव की ओर जाने वाला पानी, विषुवत से ध्रुव की ओर जाने वाला पानी, अब कंडीशन सुनिएगा, जब जाने वाला पानी गर्म है तो जाने के बाद में ठंडा होता है, इसमें पहले ही लिख दिए ठंडा जी, तो यहाँ लिख देते हैं जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे गर्म होगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जैसे जैसे विषुवत से ध्रुव की ओर जाते हैं वो पानी का प्रभाव धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, लेकिन जाने वाला पानी का प्रवृत्ति तो गर्म है। जाने वाला पानी कैसा है? गर्म है। तो यहाँ लिख सकते हैं ई जा रहा है गर्म पानी ना, और नीचे भी आ रहा है कौन सा पानी? गर्म पानी। लेकिन ध्रुव से नीचे आएगा तब ध्रुव से आएगा तब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये वाला भी पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्म जलधारा विषुवत से ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। दूसरी विशेषता यह है कि गर्म जलधारा यहाँ पे भी कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। जबकि ठंडी जलधारा का आप क्या, ठंडी जलधारा के बारे में क्या लिख सकते हैं? ठंडी जलधारा के बारे में यही लिख सकते हैं कि ये जो जलधारा है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर। अब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश आने का मतलब स्पष्ट है कि जब ध्रुव से आएंगे विषुवत की ओर, तो यहाँ लिख सकते हैं ध्रुव, अरे है ना ध्रुव, चाहे तो आप उत्तर ध्रुव से आइए विषुवत की ओर, चाहे दक्षिण ध्रुव से आइए, चॉकलेटवा वही है, फ्लेवरवा चेंज है। समझ रहे हैं बात? खाली सब ध्यान देता है ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा। आज के सालियों लोग सब उतना ही मॉडर्न होती है नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखते हैं ध्रुव, ध्रुव से किधर की ओर? ध्रुव से किधर की ओर? विषुवत। बाबू गौर कीजिएगा, ध्रुव से विषुवत की ओर ना, तो ध्रुव से विषुवत की ओर जब आएंगे तो आने वाला पानी कैसा? ठंडा। आ रहा है पानी ठंडे ना, आने के बाद ना गर्म होगा, आ तो रहा है ठंडा। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ध्रुव से विषुवत की ओर, ध्रुव से विषुवत की ओर प्रवाहित होने वाला पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। अच्छा, इसका अक्षांश पर आप क्या लिख सकते हैं? अक्षांश रेखा पर, अक्षांश रेखा पर आप यही लिखिएगा कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश, नीचे से भी तो आएगा। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाला पानी कैसा? यहाँ लिख देते हैं उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश की ओर आने वाला पानी कैसा होता है? अभी समझ गए?
आज अभी समझ गए तो महासागरीय जलधारा चुटकी में याद हो जाएगा। कौन गर्म है कौन ठंडा है तुरंत याद हो जाएगा। जैसे आपको देखिए याद कराते हैं, ये समझ में आ गया ना। पूछेगा महासागरीय जलधारा कितना प्रकार का, दो प्रकार का, गर्म और, जब ध्रुव से पानी विषुवत रेखा की ओर आएगा तब आने वाला पानी अब विषुवत से ध्रुव की ओर, समझ रहे बात। अब पता चला ध्रुव से आ रहा है किधर, विषुवत रेखा की, जब आ रहा है, अब बात को समझिए यार जब ध्रुव से आ रहा है विषुवत रेखा की ओर तब कैसा, आज जब विषुवत से ध्रुव की ओर, अब आगे बताते हैं समझिएगा ध्यान से। अब एक पूछा जाता है कि महासागरीय जल का जो प्रवाह होता है ना, उत्तर गोलार्ध में अलग होता है दक्षिण गोलार्ध में अलग होता है। उत्तर गोलार्ध में अलग होना दक्षिण गोलार्ध में अलग होने का मतलब क्या है, तो इस बात को यहाँ पे समझाते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है मानने में, पैसा तो लग ही रहा है, ऑनलाइन वाला का पैसा नहीं लग रहा है, यूट्यूब पर फ्री चल रहा है, फ्री फ्री फ्री। आप लोग यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे सर्च करिए स्टडी विथ राजीव जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में मजा लीजिए। चलिए ना, फ्री में चलेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। ऑनलाइन वाला टेंशन नहीं लेना है, महसूस करो कि क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिए, ये देख रहे हैं आप पृथ्वी है। अब यहाँ देखिए, ये आपका बीच में क्या है, विषुवत रेखा, बीच में क्या है, विषुवत रेखा है। अब यहाँ देखिए, एक होता है कोरियोलिस बल प्रभाव, और कोरियोलिस बल प्रभाव से सवाल पूछा जाता है, एक फेरेल का नियम से सवाल आता है। तो दोनों बात बताते हैं, गौर कीजिएगा। एक होता है कोरियोलिस, कोरियोलिस, कोरियोलिस बल प्रभाव। दरअसल कोरियोलिस बल प्रभाव क्या है, एक तो ये जानना है, एक और जानना है फेरेल का नियम, फेरेल, फेरेल का नियम, दोनों के बारे में। दरअसल अभी जो मेन फोकस है हमारा वो है कोरियोलिस बल प्रभाव पे। अब फेरेल का नियम आपको पढ़ाएंगे जब पवन के बारे में पढ़ाया जाएगा ना, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, पूरा फिगर से बताएंगे आपको। तो पवन पढ़ाते समय आपको बताएंगे फेरेल का नियम, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए कोरियोलिस बल प्रभाव क्या है। सीधा समझिएगा कि जो पृथ्वी है ना वो किस ओर से किस ओर, तो देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। वास्तविक में जो पृथ्वी का जो घुमाव है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी किस ओर से किस ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से किधर की ओर, पूरब की ओर घूमती है, तो थोड़ा आप कल्पना कीजिए कि आप कोई बर्तन में पानी भर लीजिए, अब बर्तन को ऐसे घुमाइए, तब बर्तन को जिधर से घुमाइएगा ना, पनिया उसका अपोजिट घूमेगा, विपरीत घूमेगा। इसी को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल प्रभाव। पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन के अपोजिट में पानी घूमता है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है ना, इसे पश्चिम से जब पूरब की ओर आ रहा है तब पनिया पूरब से पश्चिम जा रहा है, बुझा रहा है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है तो महासागरीय जलधारा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारा टॉपिक क्या है, महासागरीय जलधारा। तो उत्तरी गोलार्ध का कंडीशन अलग है, विषुवत रेखा से उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध का कंडीशन अलग है। अलग क्या है, अब यहाँ समझिएगा और कीजिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि विषुवत रेखा पे पानी ऐसे चलेगा, आगे बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, ध्रुव की ओर जाएगा, फिर घूम करके ऐसे आएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको नहीं लग रहा है कि विषुवत रेखा से पानी ऊपर गया है, अब पुनः आ गया विषुवत रेखा पर, क्या गोलार्ध चेंज किया है, नहीं ना चेंज किया है। तो यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये हो गया, हम ऐसे खड़ा है तो ये मेरा दाहिना हाथ, ये हाथ बायां है। तब कह सकते हैं कि महासागरीय जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में समझ रहे हैं, तो यहाँ कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में, ये मेरा बायां हाथ है तो बाएं तरफ मुड़ गया,
लहरिया कट मार दिया ऐसे। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो खाली यहाँ दाईं लिख दें, अरे राइट साइड, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाता है राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड हो गया। तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा का जो प्रवाह का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है? बाईं ओर है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाईं ओर, क्या लिख दें यहाँ पे? बाईं ओर है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, आपको महासागरीय जलधारा आगे समझ में आएगा, ये फायदा करेगा आगे। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, पानी कैसे घूमेगा समझ में आ रहा है? एक चक्र उत्तरी गोलार्ध में चलता रहता है और नीचे एक चक्र दक्षिणी गोलार्ध में चलता रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अब सवाल पूछेगा, महासागरीय जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है कि बाईं ओर? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में? तो दाईं ओर घूमना मतलब घड़ी के सुई के दिशा में। अरे दाईं ओर घूमना तो घड़ी के सुई के दिशा में। सीबीएसई बोर्ड वाला बोलेगा उसको क्लॉक वाइज, नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दाईं ओर का मतलब क्लॉक वाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक। और नीचे वाला घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये भी लिखना पड़ेगा। आप लोग समझदार हैं ना, तो लिख देते हैं, कितना लोग किडनी कमजोर होगा। चलिए देखिएगा, कहिएगा आगे। देखिए यहाँ पे तो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ है ना उत्तरी गोलार्ध, यहाँ लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई